मुंबई महानगर पालिका समेत 29 महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। एक तरीके से मिनी विधानसभा भी है, या किसी भी बड़े राज्य के विधानसभा में जितने लोग वोट डालते हैं उतने ही लोग महाराष्ट्र में वोट डालने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से करवटें बदल रही है, ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नए सिरे से देखे जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी इस अलायंसेस में सामने उभर कर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों भाई नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी साथ में आकर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ में आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बैठे हुए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आप दोनों साथ में। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या होगा इसको लेकर कोई भी भविष्य अंदाज या भविष्य रखना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप दोनों के साथ में आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये इस वक्त की जरूरत थी, इसके लिए आपको साथ में आना पड़ रहा है? ये ठाकरे लेगेसी के लिए आप साथ में आए हुए हैं या मराठी लोगों के लिए साथ में है जो आप दावा करते हैं? शुरुआत करें तो लेगेसी से करते हैं। ठाकरे लेगेसी का मतलब क्या है, क्यों ठाकरे लेगेसी मानी जाती है, किस लिए ठाकरे लेगेसी जानी जाती है, वो समझने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि इसकी अगर शुरुआत करें तो 60 साल पहले की बात वहां से शुरू होगी। उस वक्त जैसे मैंने कई बार कहा है कि भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई थी। हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मतलब राज्य मिला था, हर एक प्रांत को अपनी राजधानी मिली थी। लेकिन अजीब सी बात ऐसी थी कि महाराष्ट्र को अपनी राजधानी नहीं मिली थी। मुंबई पर गुजरात भी अपना अधिकार मान रहा था कि मुंबई हमारी है, दोनों राज्य मान रहे थे। तब बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो 5 लोग सामने थे उसमें मेरे दादाजी थे, प्रबोधनकार ठाकरे। उसके पहले भी मेरे दादाजी जाने जाते हैं समाज सुधार के लिए, बराबर है। तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में हम हैं, मराठी बातें करते हैं तो हमें भी हमारा अधिकार है। हमारे घर में अधिकार नहीं रहेगा तो बाहर कौन देगा? तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत हो गई। और फिर ये सारी बातें बहुत सारे लोग जानते भी है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि वहां मुंबई महाराष्ट्र को ऐसी किसी ने दी नहीं थी जैसे आज अदानी को दी जा रही है, वैसे नहीं मुंबई मिली। मुंबई के लिए लड़ाई करनी पड़ी, तब जाकर मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद अपने ही घर में मराठी लोग जो थे उस जमाने में, वो उनके और कोई ध्यान नहीं देता था, ना रोजी रोटी मिलती थी, ना कुछ मान सम्मान मिल रहा था। तो बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की और तब से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। फिर बाला साहब ने देखा कि जो स्थिति महाराष्ट्र में या मुंबई में मराठी लोगों की है, थोड़ा एक संकट हिंदुओं के ऊपर आ रहा है, तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बने। आज के दिन वो जो एक मंशा थी इन लोगों की, खास करके जो ऊपर 2 गुजराती बैठे, सारे गुजराती लोगों को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ से बरसों से, सदियों से रह रहे हैं, अच्छी मराठी बोलते हैं, हमारे भी करीबी है, उत्तर भारतीय भी हमारे करीब है, मुसलमान भी है, गुजराती है, बहुत सारे जो मुंबई में रहते हैं हमारे करीब आसपास के परिवार में है। लेकिन ये जो 2 गुजराती ऊपर बैठे, उनकी जो एक मंशा है, और इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा, गठबंधन होता है, गठबंधन टूटता है। जो आप बात कर रहे थे ये तो अब आईपीएल जैसी बात हो गई। एक खिलाड़ी इधर, एक इंडियन पॉलिटिकल लीग, कौन खिलाड़ी, अरे ये तो अपना था ना, हाँ लेकिन उधर खेल रहा है, अरे वो तो उनका अपमान नहीं मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो उनकी बोली लगाई जाती है, तो वो खेल उनका, मैं खिलाड़ियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है मैं बता रहा हूं। तो वैसे आजकल चल रहा है। तब इन्होंने देखा कि जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई को खत्म नहीं कर सकते। मतलब मुंबई का ठाकरे मतलब शिवसेना है, शिवसेना एक ही है, वो उनके पास है, वो शाह सेना है, जो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए उन्होंने उसको अलग किया है। वो तो उनके लाचार है, वो शाह सेना है। जब तक ऊपर हाथ रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मराठी तो हमें भी वोट देते हैं। नहीं, सुनो तो इसलिए उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था कि गठबंधन होता है, टूटता है, वापस होता है। जैसे नीतीश कुमार कितने बार वो गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं उनको भी शायद अब तक पता नहीं होगा। चंद्रा बाबू कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो तो चलते रहता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि शिवसेना खत्म करने की कोशिश उन्होंने की।
शिवसेना एक ही हमारा भगवा झंडा आज भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसमें छेद करने की कोशिश इन पापियों ने की। भगवा में छेद कर रहे हैं आप, हिंदुत्ववादी है ना, शिवाजी महाराज जी को मानते हो ना, तो उन्हीं को झंडा जो है उसमें छेद कर रहे। तो जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। मुंबई कोई तोड़कर ऐसे लेके उठाकर लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरा है, वो करने की वो कोशिश कर रहे, इसलिए हम दोनों एक हो गए। उसे चाहे आप ठाकरे लेगेसी माने तो ठाकरे लेगेसी भूमिपुत्रों के लिए, मराठी मानुस और महाराष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो आप तो इसलिए इकट्ठा आए हैं क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है दोनों को, आप दोनों की पार्टी पहले एक मुझे बताइए, हाशिए पर है, इसलिए आपको साथ में ओके ठीक है, चलो मान ली बात। देवेंद्र फडणवीस का एग्जिस्टेंस क्या है? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो उनको साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जो गुंडे लोग हैं, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कितना बवाल मचाया था, कितना बवाल मचाया था, जिसमें जो व्यक्ति शामिल थे ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था, उसको पार्टी में क्यों लिया? किसके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था? उनका, हमारे नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी है, गुंडे हैं, थाने में एक गुंडा जो है उसको ले लिया। सब गुंडागर्दी करने वाले लोगों को लेने की आवश्यकता आपको पड़ रही, क्योंकि आपको पता है कि आप सीधे चलेंगे तो आपको कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। गुंडागर्दी कर आपके एग्जिस्टेंस का ये विषय है, हमारे नहीं। तो हमें तो गुंडागर्दी या ऐसे भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही आरोप तो वो आप ही पर लगा रहे हैं कि आप कभी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते हैं, तब राज ठाकरे आपके खिलाफ। अब आपको जब लग रहा है कि कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका में आपको काम नहीं आएगी तो राज ठाकरे साथ में आएंगे, तो हम मराठी वोटों पर दावा कर पाएंगे कि जिसके आधार पर आप दोबारा सत्ता। आज तो मैं भाजपा को भी कहता हूं कि जितने सच्चे भाजपाई है, जो मराठी, महाराष्ट्र और हिंदुत्व के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, वो सारे हमारे साथ आए। बोलो आगे। तो राजनीतिक अलायंस है कि क्या राजनीति किस लिए करते हैं आप? जो चुनाव लड़ते हैं, बाकी सिर्फ उतनी राजनीति होती है, लोगों को सुविधा देना। ये जब तक मेरे हाथ में कुछ अधिकार हो, जब हमारे हाथ में महापालिका थी इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया, हमारे हाथ में अधिकार थे इसलिए हमने मुंबई की स्कूल की जो स्थिति थी, दर्जा था, वो हमने सुधारा। उसमें 8 अलग अलग भाषा में हमने शिक्षा देना शुरू किया मुफ्त में। और मुझे अभिमान की एक बात है, गर्व की बात कहे तो महापालिका स्कूल में जाने के लिए लोगों को शर्म आती थी। आपका बेटा कहाँ जा रहा है? तो लोग शर्माते थे, क्योंकि इतनी परिस्थिति नहीं है आज भी लोगों की कि अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाई करे। तो अब कोई भी पालक है वो कहता है, अरे नहीं, मेरा बेटा तो म्युनिसिपल स्कूल में जाता है, म्युनिसिपैलिटी की स्कूल के बाहर एडमिशन के लिए आप कतार लगती है। तो ये सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। कोरोना में काम हो गया, मुंबई मॉडल पूरी वर्ल्ड में उसकी सराहना की, सुप्रीम कोर्ट ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स से बात, उसमें वो खबर छपी, धारावी मॉडल, मुंबई मॉडल। तो हम कर सके क्योंकि हमारे हाथ में कुछ अधिकार थे। तो इसलिए राजनीति है, पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए। आज सातारा में ड्रग्स की फैक्ट्री पर रेड हो गई, क्यों नहीं उसका पोल खुल रहा है? कुछ आप उसके बारे में बात करते हैं, वो मीठी नदी की बात करते हैं। चलो ना मीठी नदी की बात, गंगा की बात करें ना, मीठी नदी की क्यों? गंगा में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी? हिंदुओं की थी या मुसलमानों की थी? मीठी नदी, चलो मीठी नदी की बात करें, हम गंगा की करेंगे, यमुना की करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन लोग नहीं, गंगा के लिए जितना खर्चा मीठी के लिए हुआ है उतना तो काम हुआ है, लेकिन गंगा के लिए क्या नमामि गंगा, गंगे विंगे जो कुछ है, नाम बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कितना करप्शन हुआ है? पीएम केयर फंड कितना करप्शन हुआ है? मैं अलायंस की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं, तो जिन 2 पार्टियों में अब तक झगड़ा था, जैसे शरद पवार और अजीत पवार पूना में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में मिलकर मैनिफेस्टो भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप और राज ठाकरे दोनों साथ में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा विधानसभा के भीतर, उसके बाद आपको लगता है कि इस तरीके से ये रीअलाइनमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है एक तरीके से? बिल्कुल ऐसा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जिसको हम इलेक्शन कहते हैं वो इलेक्शन अब है या सिलेक्शन हो गया है। ये मत चोरी, वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी जी ने भी दिखाया, राज ने भी दिखाया, आदित्य ने भी दिखाया, और हमने सामने रखे सबूत के साथ दे दिया है। तो वोट चोरी कर आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। और आज हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी
इसलिए वो जोर जबरदस्ती जो अपने सामने उम्मीदवार खड़े रहे थे, उनको जोर जबरदस्ती कुछ लोगों को पैसा देकर, कुछ लोगों को जो डोज देना कहते हैं वो देकर, आपको कहना है डरा धमका कर उनको अनअपोज में मेरे राज्य के या शरद पवार जी के इतने सारे उम्मीदवार क्यों नहीं जीत सके, या एक भी जीत सका है दिखावा? सारे बीजेपी और मिंदे के क्यों, एसएनसी ग्रुप के क्यों आ रहे? पहले तो शिवसेना को इस तरीके से डरा धमकाने की कोई हिम्मत महाराष्ट्र में नहीं, शिवसेना के लोगों ने मुंबई में तो नहीं किया, लेकिन जो गांव में है वो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनको जाकर डरा धमकाया। अभी जैसे कुलाबा में राहुल नार्वेकर जाकर डरा धमकाया। स्पीकर जो है महाराष्ट्र स्पीकर, ये स्पीकर क्या होता है? वो स्पीकर अंदर है विधानसभा में, और वो स्पीकर का अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको निलंबित करना चाहिए। वो नहीं कर सकते। मतलब स्पीकर आप कह रहे मतलब हैं कि बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है महाराष्ट्र के भीतर, वोट चोरी चल रही है, वो वोट चोरी पकड़ी गई, इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आए। काफी सारे भ्रष्टाचारों को वो टिकट दे रहे। आज ही मैंने खबर आधी पड़ी, पुणे में कुछ हुआ था। जब आप जीतते तब तो वोट चोरी होती नहीं है। नहीं होती है। चुनाव आपने अच्छे से जीते, विधानसभा चुनाव आप हार गए, आप वोट चोरी कर। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतने पैमाने पर हुई नहीं थी वोट चोरी। अदरवाइज 240 तक आए थे, थोड़ी बहुत तो हुई। पहले मोदी जी भी पीछे पड़े थे, फिर अचानक वहां का काउंटिंग था वो बंद हो गया, फिर अचानक काउंटिंग शुरू हो गया, तो मोदी जी आकर। बीएमसी में वोट चोरी का डर है आपको? बीएमसी में भी आपको लगता है कि अभी हम एक है डबल वोटर को तो वोट नहीं करने देंगे। डबल जो दोबारा करेगा, 2 बार करने की कोशिश करेंगे, वो तो पीटा जाएगा, और वो नहीं पीटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक वन नेशन वन इलेक्शन है ना, तो 1 वोटर 1 वोट। अलायंसेस की बात हो रही है तो कांग्रेस आपके साथ में नहीं है। आपका जो एक मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन मुंबई में बन रहा था, क्या वो टूट जाएगा उसकी वजह से? हम महापालिका चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। महापालिका की जो जिम्मेदारी है वो मराठी मुस्लिम, मराठी तो है क्योंकि ये मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन साथ में कई सारे अन्य भाषी रहते हैं, अन्य मजहब के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख भाई भी मेरे साथ है, बराबर है। तो वो सारे लोग आज भी मेरे साथ है, और हमने जितनी सारी इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की है, जैसे कोस्टल रोड हमने किया है, तो उसके ऊपर हमने पार्टी नहीं लगाई, बोर्ड नहीं लगाया कि सिर्फ मराठी लोगों के लिए। अच्छा, वो भी टोल फ्री किया है, टोल फ्री किया है। गडकरी साहब जितने रोड करते हैं वो टोल वाले करते हैं, हमने टोल फ्री, और 2-4 साल में किया है वो। 200 साल गड्ढा नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 साल में रास्ता नहीं होगा। डेवलपमेंट पिच तो बीजेपी भी करती है। हमने मेट्रो बनाया, हमने ये किया। तो मेट्रो का लोकार्पण मैंने भी किया है। मेट्रो की शुरुआत तो पहले कांग्रेस ने की थी। मेट्रो का मेरा भी फोटो है ना, वो मैंने मोदी जी जैसा फोटो दिया नहीं, लेकिन मास्क लगाकर फोटो मेरा भी है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस आपके साथ में आनी चाहिए थी? मेरा सवाल वही है, क्या राज ठाकरे आपके साथ में, इसके लिए कांग्रेस आपके साथ? मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, कांग्रेस ने डिसीजन लिया, मैंने थोड़ी लिया। पर आपको लगता है कि एक अलायंस, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी आपने बनाई थी और एक ऐसा कुनबा बनाने की कोशिश हुई, एक ऐसी अलायंस बनाने की कोशिश हुई जो बीजेपी को टक्कर दे सके, बिल्कुल, क्या ये इसकी जरूरत आज आपको दोबारा महसूस हो रही है? लोग तो विकल्प चाहते हैं, लोगों को विकल्प चाहिए। लोगों को अगर आप जाकर पूछेंगे तो बोलेंगे तंग आ गए, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन सामने कोई नहीं रह रहा है खड़ा। और हमने कोशिश जरूर की पार्लियामेंट चुनाव के दरमियान और विधानसभा, एक इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस में भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बीच में जो एक मनमुटाव था वो पूरी तरीके से दूर करने के लिए शायद हम मतलब सारे लोग असफल रहे होंगे शायद। विधानसभा में थोड़ा था, लेकिन हमने वो कोशिश की एक साथ आने की, असफल रहे, जिसका कारण हो सकता है वोट चोरी भी हो सकता है, ईवीएम भी हो सकता है। अन्यथा माहौल तो ऐसे था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। उसके बाद अचानक क्यों पता नहीं, कांग्रेस ने हमारे साथ गठबंधन तोड़ा, और मराठी मतलब हिंदी की शक्ति, आज तो मैं आपके साथ हिंदी बात कर रहा हूं, पता नहीं मेरी हिंदी कैसी है। आप हिंदी के खिलाफ नहीं? सुनो ना, वही तो मैं कहता हूं, मैं अभी तो आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, मेरी हिंदी कैसी है पता नहीं, लेकिन आप हाँ में हाँ कर रहे, मतलब मेरी हिंदी आपकी समझ में तो आ रही, इतनी हिंदी तो मैं बोल लेता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में, मैं बाल मोहन विद्या मंदिर मराठी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, यहाँ 5वीं कक्षा से हिंदी थी, पहले से हिंदी थी नहीं थी। जोर जबरदस्ती हिंदी सख्ती के खिलाफ हम हैं। और अगर मैं कहूं मुझसे अच्छी हिंदी या आपसे भी अच्छी हिंदी मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं,
वो कौन से स्कूल में पढ़े थे जिसमें हिंदी सख्ती थी? देवेंद्र फडणवीस अच्छी हिंदी, वो देवेंद्र फडणवीस तो भोजपुरी अच्छी बोलते हैं। उन्होंने बिहार में जाके कहा कि मोदी जी का प्यार महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार पे है। ये उनका स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, यहां भी बिहारी लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन बिहार में जाकर ये उन्होंने कहा तो उनको अच्छा, हमारे जो अभी जिनको एसनशी, वो भी जाके कैसन एसनशी मतलब जो गद्दार है वो, उनको उनके खुद के पिताजी का नाम लेने के लिए उनको शर्म आती, तो मैं क्यों लूं? जो मेरे पिताजी का नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिनको खुद के पिताजी का नाम का इस्तेमाल करने में शर्म आती है, ऐसे बेशरम व्यक्ति के पिताजी का नाम मैं क्यों लूं? तो एसेंशी मतलब वही। खैर, हिंदी से आपको परहेज नहीं है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार लगा जाए, और अभी हम देख रहे हैं कि कोलकाता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड्स की है, और जहां पर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बनाम ईडी एक संघर्ष वहां पर चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर रोक लगाने की कोशिश की। ईडी की कार्रवाई आपके यहां पर भी काफी संख्या में हुई। आज ही मैंने खबर पढ़ी, बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जिसके ऊपर ईडी का मामला पूरा क्लोज हो गया। अभी भी ईडी का इस्तेमाल हो रहा है? ईडी का मामले जितने सारे ये थे जो कंप्लेंट शायद अपोजिशन में किए थे, उसका सब कई मराठी में पहले कायम साठी केस क्लोज ईडी, ये हमेशा के लिए बंद, हमेशा के लिए बंद। अगर आप भी पढ़ो, मराठी अखबार में खबर आई, हिंदी में आई होगी, और वो देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही है, नहीं, ये फर्क क्यों? ये फर्क क्यों? आज तक अजित पवार के बारे में कहते हैं नहीं, उनकी केस चल रही है, हाँ, तो उनके करीबी जो है उनकी केस हमेशा के लिए बंद कैसे हो रही है ईडी की? ऐसे कितने केसेस है जो हमेशा के लिए बंद हो गए, और कार्रवाई भी हुई है, उसमें बीजेपी के लोग कितने हैं और विपक्ष के कितने हैं, खुलकर सामने आएगा सच। क्योंकि एक नई लड़ाई। लेकिन इसके साथ में और एक बात कहना चाहता हूं, मुंबई के लिए खास कर 2012 में जब हम तो 96 से मुंबई संभाल रहे हैं लगातार 25 साल, उसके पहले भी हमारे मेयर थे, लेकिन 2012 तक मुंबई की स्थिति जो थी आर्थिक, वो कमजोर थी। 650 करोड़ रुपए की डिफिसिट का मामला था। 2022 तक हम लेके गए थे 92,000 करोड़ तक। और वो जो एफडी रहती है, आपको जानकारी है, वो एफडी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज, उसमें से कई सारे स्कीम या मुंबई का जो खर्चा होता है वो होते रहता है। और वो जो बड़ी अमाउंट है, उसमें जो कर्मचारी रहते हैं, उनके ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, आज बीएसटी के वर्कर आजाद मैदान पर अनशन पर बैठे, कोई नहीं जा रहे वहां। उनका 1 जून 2024 से कोई किसी ने उनका जो बाकी था देना, वो भी नहीं दिया है। तो वो जो है, वो पैसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 100 साल के लिए, आने वाले और कुछ सालों के लिए मुंबई के लिए काम में आएगी। जैसे हमने कोस्टल रोड बनाया, मिडिल वैतरणा धरण, जिसको बाला साहब का नाम दिया है। लेकिन तब तो ऑक्ट्रा आपको मिलता था, अभी तो जीएसटी है। वही मैं बोलता हूं, आपको केंद्र से पैसा लगेगा, अब तो आपको राज्य से पैसा वही तो आप, यही तो बीजेपी बोलती है कि हमारा तो सुनो तो सही, तब चला पाएंगे। सुनो तो सही, इसलिए तो हमने 92,000 करोड़ रुपए बचा के रखे थे। कोस्टल रोड में एक भी पैसा ना स्टेट गवर्नमेंट का है, ना केंद्र सरकार का है। इजाजत देना मतलब कोई आप उपकार नहीं कर रहे, आपका कर्तव्य नहीं करेंगे, लोग जूते मारेंगे आपको। तो 4 साल में उन्होंने एफडी तोड़ना शुरू किया। आज की जो स्थिति है, हम जब चुनाव के बाद हमारे लोक प्रतिनिधि सभागृह में जाएंगे तो खबर पूरी आएगी, और हम तो व्हाइट पेपर निकालेंगे। तो 92,000 करोड़ रुपए जो हमारी एफडी थी, वो तोड़कर 80,000 करोड़ लाया। देवेंद्र फडणवीस कहते वो कोई चाटने की बात नहीं, लेकिन वो बांटने की भी तो बात नहीं है। और उसके सामने उन्होंने करीबन 3 लाख करोड़ का देना मुंबई करों के ऊपर रखा हुआ है। तो वो जो 3 लाख करोड़ थे, जिसका अभी जो चल रहा है पूरा प्रदूषण, ये प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है, प्रदूषण भ्रष्टाचार का प्रदूषण है। तो इन्होंने वो पैसा एडवांस मोबिलाइजेशन के लिए दिया, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उससे उन्होंने किकबैक लिया है। तो ये 3 लाख करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है पिछले 4 साल में। आखिर में सर, क्या ये फाइट टू फिनिश है इस बार की लड़ाई? हर बार के चुनाव में यही कहा जाता है, लेकिन इस बार नहीं, मैं तो कहता हूं ये फाइट टू फिनिश किसके लिए? आपके लिए? हमें देखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो लोकसभा में जीते,
विधानसभा में हारे। शिवसेना को इस साल 60 साल हो जाएंगे। कई सारे चुनाव हम जीते, कई सारे जितने जीते उससे ज्यादा हम हारे, तो भी शिवसेना का महत्व है। तो फर्क हमें नहीं पड़ने वाला, लोगों ने सोचना चाहिए कि आगे हमें कैसे जीना अपेक्षित करते हैं। अगर आप चुनाव हारे तो राजनीतिक अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। वो बात वो छोड़ो, लेकिन अगर भाजपा जीतेगी तो जिस तरीके से अभी पोल्यूशन और भ्रष्टाचार है और जो धार्मिक लड़ाई चल रही है, वही लोगों को चाहिए क्या? कॉमन मैन जो है, आपको आने जाने के लिए रास्ता ठीक है, आपको ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है। अब तो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे सिगरेट के पैकेट पर रहता ना, मैं तो कभी स्मोकिंग नहीं करता हूं, लेकिन वो संवैधानिक ये रहता है, सिगरेट चेतावनी, सिगरेट पीना आरोग्य के लिए हानिकारक है। वैसे अब मुंबई में बोर्ड लगाएंगे, सांस लेना आरोग्य के लिए हानिकारक है। इतनी मुंबई की हवा पोल्यूटेड हो गई है, इतना पोल्यूशन कभी नहीं हुआ था। तो आपको स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए नहीं चाहिए, ट्रैफिक जाम चाहिए नहीं चाहिए, रोजी रोटी चाहिए नहीं चाहिए, फुटपाथ और रास्ते पे गड्ढे चाहिए नहीं चाहिए, पानी जो अभी इन्होंने मेट्रो का अनावरण किया, 4 दिन में बारिश में पानी पूरा एक्वामरीन वरेली में, ये इनका विकास, तो ये विकास हमें नहीं चाहिए। हम ऐसा विकास करेंगे कि रास्ता सीधा हॉस्पिटल में लेके जाएगा आपको, ये विकास नहीं चाहिए भाई। लेकिन आपका मॉडल लेके आएंगे, आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मॉडल तो हमने, देखो मॉडल हर किस्म का होता है, हमने तो जो काम किए होल्डिंग पे लगाए हो है आम्ही केलं। तो ये मॉडल बात की तो हमने मुंबई मॉडल कोरोना में दिखाया है। उस वक्त तो मुझे भी मास्क लेके जाना पड़ता था, आपको भी, लेकिन मुंबई मॉडल इसमें हमने क्या क्या किया है, और मैं उसमें एक समाधान की बात है। चाइना की तारीफ की जाती, चाइना से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन चाइना ने 15 दिन में फील्ड हॉस्पिटल किया, हमने मुंबई में 18 दिन में फील्ड हॉस्पिटल किया। और वो सारे फोटो और इसमें दिए हैं, वैक्सीनेशन किए सब, मतलब क्वारंटाइन कैंप, आइसोलेशन कैंप मुंबई में और महाराष्ट्र में। आपको जानकर शायद अजीब लगेगा, भरोसा होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 7 से 8 हजार पेशेंट बेड थे, भले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो हमने 3-3.5 लाख के ऊपर हम लेके गए थे। उसी कोविड फील्ड हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि उसपे तो भ्रष्टाचार हो रहा था। निकालो ना भ्रष्टाचार, लेकिन 3 लाख करोड़ का उसके बाद में जो भ्रष्टाचार किया है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। फिर थाने, घोड़बंदर, भाईंदर जो टनल और फ्लाईओवर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चोरी पकड़ा के दी 3,000 करोड़ की। किसके हाथ में खाता है वो? आज ही गणेश नाइक, उनका एक इंटरव्यू आया है लोकसत्ता में, मंत्री जो है, उन्होंने कहा है नवी मुंबई में एफएसआई घोटाला हुआ है। तो ऐसे घोटालेबाज, सातारा में ड्रग्स फैक्ट्री के ऊपर रेड हुई, किसकी फैक्ट्री थी? आज तक क्यों नहीं आई? लोगों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भरोसा रहता है, ऐसा आपको लगता है आज की स्थिति में महाराष्ट्र में? नहीं, पहले एक बताओ, अजित पवार ने तो कल एकदम छाती ठोक कर कहा कि 70,000 करोड़ का आरोप जिसने लगाया था उन्हीं के साथ, या वो मेरे साथ सत्ता में बैठे। तो दो सवाल है, 70,000 करोड़ का घोटाला सही था या गलत था? तो क्या बीजेपी ने झूठे आरोप किए थे? तो क्या बीजेपी झूठी है? और 70,000 करोड़ का घोटाला सही है तो क्या बीजेपी को अब भ्रष्टाचार पसंद है? भ्रष्टाचार चलता है? दो में से एक तो होगा ना। जैसे पालघर में साधु हत्याकांड के आरोप जिसके ऊपर उन्होंने लगाए थे, उसको उन्होंने पार्टी में प्रवेश दिया था, बाद में उसका प्रवेश न करा गया। तो फिर वही दो बात, क्या आरोप झूठे थे या साधु को मारने वाला भी आपको चलता है? दोनों में से एक का तो उत्तर हाँ या ना में होगा ना। और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाने से पहले मुंबई मॉडल की सराहना, मुंबई मॉडल की तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की, WHO ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, अयोध्या मॉडल की लखनऊ मॉडल की किसी ने की? गंगा में लाशें बह रही थी, गुजरात में चिताएं जल रही थी, चिता सब वो सार्वजनिक मैदान में चले। ऐसे तो महाराष्ट्र में भगवान की कृपा और लोगों का सहकार्य मिला, ऐसे तो नहीं हुआ। तो ये लगाओ ना, हम मोदी जी ने तो थाली पीटने के लिए किया था, तो मैंने तो अनाज से भरी हुई थाली शिव भोजन 5 रुपए दी थी, तो क्या उसमें भी आप भ्रष्टाचार मानेंगे?
चुनाव के मैदान में कई सारी बातें होंगी, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उद्धव जी, आज आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 को मतदान होने वाला है, 16 को उसके नतीजे आएंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर उसके बाद हम बात कर पाएंगे। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।